इस वक्त जो एक हमारी मामूल की जो चीज़ें थी, जैसे आईएमएफ के साथ हमारा स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। अगली जो उसकी ट्रांच है कर्जे की वो आने वाली है। जो आलमी मालियाती फ़ंड है वो कह रहा है कि जो मईशत है उसमें बेहतरी आई है, महंगाई और करंट अकाउंट जो उसमें वो हमारे कंट्रोल में आ गए हैं। तो आप जंग का बराह रास्त इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या देखते हैं, और आपको लगता है कि ये जंग खुदा न खासा एक्सपैंड होगी, या आपको होप है कि ये चंद दिनों में शायद हम किसी बेहतरी की तरफ जाता हुआ देखते हैं हालात को? पहली बात तो तनीरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कोई 24 घंटों में जो दुनिया भर के बड़े बड़े नाम हैं, मीडिया पावर हाउसेज हैं, उनकी नजरें जमी हुई हैं इस्लामाबाद के ऊपर। सीएनएन खोलें तो सीएनएन कहता है, इस्लामाबाद की बात करता है, ब्लूमबर्ग इस्लामाबाद की बात कर रहा है, एक्सियोस इस्लामाबाद की बात कर रहा है, रॉयटर्स हो, बीबीसी हो, सब इस्लामाबाद की बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे ये है कि 4 वज़राए खारजा और एक शहर, और वो शहर भी इस्लामाबाद। अब यहाँ पे मिलाप होता है सफारतकारी का और मईशत का। देखिए यहाँ पे सफारतकारी की जो हाइट है, जो बुलंदी है, इस वक्त जहाँ पाकिस्तान बैठा है, तंजीला, मैंने अपनी जिंदगी में वो बुलंदी पहले नहीं देखी। हम्म। आप जरा देखिए कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ हमने एक दफाई एग्रीमेंट कर लिया है। हमारे फील्ड मार्शल साहब डायरेक्ट फोन उठाते हैं, ट्रंप से बात करते हैं। हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो डायरेक्ट मोहम्मद बिन सलमान से बात करते हैं। चीन से भी हमारी अच्छे जी, ताल्लुकात हैं, वो ईरान भी के हमारी साथ हम बात मुसलसल राब्ते में हैं इस पूरे क्राइसिस में। ईरान के साथ मुसलसल रास्ते में है। ईरान के साथ अब और कोई दोस्त बचा हो या ना बचा हो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का उसका 900 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, वो एग्जिस्ट करता है, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए, जो मैंने कहा था कि मिलाप सफारतकारी का और मईशत का, अभी आपने जिक्र किया कि 1 कोई 2 अरब डॉलर तो आईएमएफ से आ रहे हैं। आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले, 2 हफ्ते के मुज़ाकरात के बाद, वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को साइन किए बगैर भाग गए। हम्म। अब अचानक आपको वो दोनों एग्रीमेंट जो है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी वाला भी और दूसरा, वो 1,2 अरब आपको मिलने वाला है। अब आप सोचिए कि ये जो वज़राए खारजा, ये एक्चुअली जो बैक चैनल चल रहा था कुछ अरसे से, उसकी फॉर्मलाइजेशन हो रही। तो ये अब एक मल्टीलैटरल स्ट्रक्चर्ड वो फॉर्म जो है वो सामने आ गया, और उसको चेयर कर रहा है पाकिस्तान। हम्म। उसको चेयर करते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब। अब जब चेयर वो कर रहे हैं, मेजबानी भी हम कर रहे हैं, तो फिर वो एजेंडा के अंदर भी हमारा बड़ा हाथ हो जाता है। अब आप सोचिए कि कोई 5 अरब डॉलर जो सऊदी अरेबिया ने हमारे पास रखा है, उसके रोल ओवर में पहले हमेशा शक शुबात आया करते थे। अब सऊदी अरब जो है वो बैठा है पाकिस्तान। मतलब हाँ, 3 हफ्ते पहले सही। सो आपको हम आपको बात लगता है कर रहे कि जो थे जो कि डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की पोजीशन मुआशी तौर पे भी मुस्तहकम किया, लेकिन जो दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो अ, जो हमारी एनर्जी का, आपको पता है पहले से ही हम उसके क्राइसिस में रहते हैं। इस वक्त जो मेजर्स लेने की कोशिश कर रही है हुकूमत, और कोई सब्सिडी, कोई मोबाइल ऐप्स, ये जो चीज़ें हो रही हैं, आपको लगता है कि ये मामला बेहतर मैनेज हो जाएगा? क्योंकि अवाम पे ज़ाहिर है एक बड़ा बोझ डाला गया, और उसके अलावा कुछ चारा था हुकूमत के पास या नहीं था? देखिए, ये अच्छा सवाल है, क्या कोई और चारा था या नहीं था। अब आप शायद बात कर रही हैं कि मार्च की 4 तारीख को, आपको याद हो कि हमारे जो वजीर खजाना हैं, वो सेनेट में स्टैंडिंग कमेटी के सामने खड़े हुए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास 27 या 28 दिन का जो स्टॉक है पेट्रोल और डीजल का, वो मौजूद है। और फिर अचानक मार्च की 6 तारीख को रात को कोई 11:30 बजे ऐलान किया गया कि 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी गई। अब अगर हमारे पास स्टॉक मौजूद था, जी, इसका मतलब यह है कि वो स्टॉक तो जंग से पहले का लिया हुआ था। ऐसा ही है। इसका मतलब यह है कि वो कोई 60 या 62 डॉलर का फी बैरल था उस वक्त। तो वो फैसला मैं समझता हूँ कि गलत था। आपने माल पुराना लिया हुआ है, आप उसको नई कीमत पे बेच रहे हैं, और जो उसमें जो डिफरेंस बन रहा था वो कोई मेरे तखमीने के मुताबिक कोई 82 अरब रुपए का बनता है। अब वो 82 अरब रुपए का टीका आपको और मुझे तो लग गया। तो सवाल ये पैदा होता कि वो फिर 82 अरब गया कहाँ।
अब वो उन्हीं के पास गया जिनके पास के पुराना तेल का स्टॉक पड़ा था। अब वो स्टॉक होता है या तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास होता है, उन्होंने माल बनाया, रिफाइनरीज के पास होता है, पेट्रोल पंप वालों के पास होता है, और कोई 14 या 15 अरब रुपया बताया जाता है कि हुकूमत के खजाने में भी गया। तो वो ठीक। हवाला तो मैं समझता डॉक्टर हूँ साहब, मुझे बस कि एक जुमले में, मुख्तसर जुमले में बताइएगा कि आपको लगता है कि ये पाकिस्तान जो है वो बेहतर मैनेज करेगा जो दुनिया भर में ऑयल की सिचुएशन बनी हुई है, या नहीं कर पाएगा? क्योंकि इम्पैक्ट तो ज़ाहिर है सारी दुनिया में देखा जा रहा है उसका। देखिए, अभी ऐलानात बहुत हो रहे हैं, अमल दरामद और पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अभी कोई चीज समझ में अब सामने नहीं आई। मेरा मेरा नैरेटिव ये है कि अगर आलमी मंडियों में कीमतें बढ़ती हैं तो उसका बोझ जो है, आप सोचिए कि तकरीबन 45 लाख कारें हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर जरूर बोझ डालें, लेकिन जो 3 करोड़ मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अंदर, उनको किसी किस्म की सब्सिडी जरूर मिलनी चाहिए। अब वो हजरात होते हैं जिनकी 50, 60, 70 हजार रुपए की तनख्वाह है। जी। अगर आपने 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, तो आप सोचिए कि वो 50, 60 हजार रुपए कमाने वाला शख्स जो है, उसकी तकरीबन 5 से 6 हजार रुपए महीने की तनख्वाह में कटौती होगी। तो अब तो एक तो साथ महंगाई आ रही है सामने, और साथ ही आप तनख्वाह की कटौती कर देते हैं, तो वो तो आप सोचिए कि डबल जेपडी, वो दोगुना ज्यादा बोझ बन जाता है। तो मैं बैठा हूं कि वो जो 47% वर्ल्ड बैंक कहता है कि शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं पाकिस्तानी खानदान, उनको हुकूमत पाकिस्तान का फर्ज है कि उनको बचाना है। बिल्कुल ठीक। अब आप सोचिए कि मट्टी का तेल ले लें, ये वो खानदान इस्तेमाल करते हैं जो गुर्बत की शरह से नीचे या ऊपर रह रहे हैं कुछ, उनकी मदद करना जरूरी है। सब्सिडी, वहां पे सब्सिडी होनी चाहिए। जो 3 करोड़ मोटरसाइकिल राइडर्स हैं उनकी सब्सिडी होनी चाहिए, उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। आप यकीन कीजिए कि मोटरसाइकिल्स जो हैं, ये पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। खास तौर पे जो दही मईशत है, उसमें मोटरसाइकिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।